चलो दोस्तों, ये वीडियो जॉन लॉक के ऊपर रहने वाला है। जॉन लॉक का जो जीवन पीरियड था 632 से 1704 के बीच में रहा। चलिए थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, हॉब्स की तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थिंकर है। हालांकि ये जो ह्यूमन नेचर है उसका मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेते हैं, जबकि जो हॉब्स था उसने पेसिमिस्टिक व्यू लिया था, नकारात्मक व्यू लिया था मानव के नेचर का। और उसने स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बोला था। सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, ऐसा हॉब्स मानते हैं। जबकि जॉन लॉक कुछ और मानते थे। आगे चलकर पढ़ेंगे क्या मानते थे। और जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। लॉक का जन्म इंग्लैंड में समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान पर एक प्यूरिटन परिवार में 29 अगस्त 1632 को हुआ। उनके पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मेधावी छात्र ने ऑक्सफोर्ड से एमए की उपाधि प्राप्त की और वहीं 1679 में अपने अध्यापन काल प्रारंभ किया। अध्यापन काल में ही उनका संपर्क लॉर्ड सेफ्ट सबरी से हुआ, जिसने लॉक को अपना सचिव बना लिया। अब लॉक ने राजनीति का पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। 1666 में लॉक की मुलाकात अपने समय के बड़े राजनेता और व्हिग दल के संस्थापक लॉर्ड एस्ले से हुई और 15 वर्षों तक वे उसी के नीचे चिकित्सक और विश्वासपात्र सचिव रहे। इस स्थिति में लॉक अपने समय के महान राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों आदि के संपर्क में आए, परंतु जब एस्ले को सन 1678 में पदच्युत किया गया या नियुक्त किया गया तो लॉक को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जब सन 1979 में एस्ले पुनः लॉर्ड चांसलर नियुक्त हुआ तो लॉक भी अपने पद पर लौट आया। सन 1681 में एस्ले पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो लॉक जीवन सुरक्षा के लिए हॉलैंड नीदरलैंड भाग गया। स्मरणीय है कि नीदरलैंड उस समय धार्मिक और राजनीतिक निर्वासितों का घर था। वहाँ परस्पर विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता के दृष्टिकोण ने लॉक को प्रभावित किया। नीदरलैंड में लॉक जेम्स III के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज के संपर्क में आया और अब सन 1688 गौरवमयी क्रांति के बाद विलियम और मैरी का ब्रिटेन के राजपद पर राज्याभिषेक हुआ तो लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील्स पद दिया गया, परंतु अस्वस्थ होने के कारण से पद से त्यागपत्र ध्यान देना पड़ा। लॉक अपने बाद के जीवन में व्यापार और एजका आयोग के कमिश्नर बने, जो उपनिवेशों की समस्याओं का विचार किया करते थे। सन 1704 में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई। लॉक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से रक्तहीन क्रांति का कहा जाता है का गवाह था। इस क्रांति ने ब्रिटेन में लोकतंत्र की नींव मजबूत की थी। तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 में हुआ था, जिसको लॉक ने विटनेस किया था और एक काइंड ऑफ ब्लडलेस रिवोल्यूशन था, रक्त रहित क्रांति थी, जिसके कारण लॉक के जो विचार हैं वो सेफ होते हैं। और लॉक मनुष्य को कॉरल सम नहीं मानता है, मनुष्य को मानता है कि वो म्यूचुअल कॉपरेशन के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संयोगात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लॉक व्हिग दल का सदस्य था। लियो स्ट्रॉस व रिचर्ड कॉक्स लॉक को पूर्ण मनोवैज्ञानिक, दृढ़ अहमवादी, नैतिक सापेक्षवादी व प्रच्छन्न हॉब्सवादी कहते हैं। इन लेखकों के अनुसार लॉक के सिद्धांत हॉब्स के विचारों का अपेक्षाकृत स्वीकार्य मधुर भाषा में पुनर्कथन है। तो लियो स्ट्रॉस और रिचर्ड कॉक्स क्या कहते हैं कि लॉक के जो विचार हैं वो हॉब्स के विचार की हैं, लेकिन ये चीनी लपेट कर दिए जा रहे हैं, यानी कि सरल भाषा में या कि ऐसी भाषा में कहे जा रहे हैं जो लोगों को अच्छा लगे। तो हॉब्स एक सॉवरेन की बात करता है जो कि एब्सोल्यूट सॉवरेन होगा, लेकिन लॉक एब्सोल्यूट सॉवरेन की बात नहीं करता, बल्कि लिमिटेड गवर्नमेंट की या लिमिटेड सॉवरेन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हॉब्स केवल एक राइट देता है, कौन सा? सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जबकि लॉक 3 प्रकार के राइट दे देता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये हॉब्स ही के विचार थे, बल्कि वो थोड़ा सा कम मतलब ज़्यादा मॉडिफाइड थे और ज़्यादा उनमें काइंड ऑफ चीनी लपेट कर उनको दिया गया था। ये तो पूर्ण क्रांति ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 में होता है, इसको देखते हैं। तो इस क्रांति में 2 पक्ष थे, एक तरफ भी जो पार्लियामेंट, लोकतंत्र और जन अधिकारों के समर्थक थे, दूसरी तरफ टोरी थे जो जनतंत्र, जो राजतंत्र के समर्थक यानी मोनार्की के समर्थक थे। तो टोरी
मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे और जो व्हिग थे वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और जन अधिकारों को समर्थन दे रहे थे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सम्राट जेम्स सेकंड ने राज सिंहासन त्याग दिया। उनकी जगह उनकी बेटी मैरी और मैरी के पति विलियम ऑफ ऑरेंज को राजगद्दी पर बिठाया गया। क्रांति के अगले ही साल 1689 में मैरी व विलियम ने बिल ऑफ राइट अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, अधिकारों को मान्यता दे दी। इस रक्तहीन क्रांति के बाद ब्रिटेन में पूर्ण राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह पर संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या सीमित सरकार लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना होती। अब राई हाउस षड्यंत्र व मानमाउथ विद्रोह क्या था? तो राई हाउस षड्यंत्र 1683 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए रचा गया था, पर वह बच गया। मानमाउथ विद्रोह ये 1685 में हुआ। यह विद्रोह मानमाउथ नाम के राजवंशी अधिकारी के नेतृत्व में उन लोगों ने किया था जो जेम्स सेकंड को ब्रिटिश सम्राट के पद से हटाना चाहते थे। इन दोनों घटनाओं में जॉन लॉक का नाम षड्यंत्रकारियों के समर्थक के रूप में आया था। इसी कारण चार्ल्स III के आदेश पर 1684 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उसको पदमुक्त कर दिया गया। लॉक की कृतियाँ देखते हैं तो पहले थी एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, ये 1676 में आती है। एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, लेटर ऑन टॉलरेशन सहिष्णुता पर ले 1689 में आता है। लॉक धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक व अंतरात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर था। टू ट्राइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 1690 में आती है और ये महत्वपूर्ण बुक है। इसमें सामाजिक समझौते का वर्णन है। इस रचना में लॉक ने प्रथम निबंध में रॉबर्ट फिल्मर के राज्य के दैवीय सिद्धांत की आलोचना की है और दूसरे निबंध में सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव और कार्यक्षेत्र की विशद विवेचना प्रस्तुत की है। सामान्य रूप से उसका उद्देश्य हाफ का खंडन करना था, किंतु स्पष्टतः लॉक ने लेवियाथन के तर्कों का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। स्मरणीय है कि लॉक अपने बहुत से विचारों के लिए द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचर्ड हुकर का ऋणी था। प्रोफेसर वाहन के अनुसार यह पुस्तक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली का मुख रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित दैवी सत्ता और दूसरी नली का मुख हॉब्स-किंगटन को सत्ता के खिलाफ है, जबकि पीटर लासलेट का मानना है कि लॉक का मुख्य विरोधी फिल्मर इनाक की हो। तो प्रथम टाइजिस में लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का में वर्णित दैवी सत्ता एवं राज्य की दैवी उत्पत्ति का खंडन किया है। वहीं सेकंड ट्रीटाइज में हॉब्स ने लेवियाथन की निरंकुश प्रभु सत्ता का विरोध किया। इस पुस्तक का सही नाम है एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड द एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सेकंड ट्रीटाइज को गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई पुस्तक मानने वाले विचारक क्रस्टन हैं, लास्की हैं, प्लेवनार्स हैं, बर्टन रसल हैं, सेबाइन हैं, स्टीफन हैं और टॉनी। क्रस्टन क्या कहते हैं कि टू ट्रीटाइजेस दार्शनिक नहीं एक पार्टिफिक पुस्तक थी सेप्टबरी और विग की राजनीति का प्रचार करने के लिए। जहां अधिकांश विचारक यह स्वीकार करते हैं कि यह पुस्तक गौरवपूर्ण क्रांति की समर्थक थी, वहीं पीटर लासलेट कहते हैं कि टू ट्रीटिस क्रांति का भाग नहीं है, इसका तार्किक बचाव भी नहीं है। कई वर्षों तक यह माना जाता था कि यह पुस्तक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की औचित्यपूर्ण एक्स पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन सिद्ध करने की लिखी गई थी, जबकि पीटर लासलेट ने अपने सोच से यह साबित किया कि इसकी रचना तो इसके 1689 में प्रकाशित होने के 10 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। क्रस्टन के अनुसार लॉक राजनीति के बारे में लिखते हुए एक दार्शनिक थे। उनकी इस रचना की भूमिका के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि यहाँ आप एक विवेचन का आरंभ और अंत देख रहे हैं जो सरकार के संबंध में बीच में भाग ने जो कुछ भरा है यह बताने लायक नहीं है। इससे पता चलता है कि यह रचना विलियम और मैरी के शासन के स्थायी वर्षों से नहीं बल्कि चार्ल्स द्वितीय के खिलाफ प्रोटेस्टेंट संयंत्र के खतरनाक वर्षों से संबंधित। आरंभ में टू ट्रीटाइजेस एक खतरनाक और भड़काऊ दस्तावेज था। क्रस्टन ऐसा बोलते हैं। क्रस्टन नेक्स्ट है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1689 में आती है। तो मानवीय ज्ञान के आधार पर अनुभववाद का वर्णन है इसमें। यह ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी पर है। इस रचना को लॉक ने हॉलैंड नीदरलैंड में निर्वासन के दौरान पूर्ण किया। इस रचना पर ऑक्सफोर्ड और इसके अधीनस्थ कॉलेजों में प्रतिबंध लगा दिया गया था।
लाक की पुस्तक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान के अनुभववादी सिद्धांत हुआ। सेकंड ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट समाजिक समझौता हुआ उसके राजनीतिक सिद्धांत है। सेकंड ट्रीटाइजेस का उद्देश्य गौरवपूर्ण क्रांति को न्याय संगत ठहराना था। सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन ये 1690 में आती है। थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में। ये दोनों रचनाएं जोनास फ्रोस्ट के जवाब में प्रकाशित हुई थी। जोनास फ्रोस्ट के जवाब में प्रकाशित हुई थी। सम थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑन द रिजनेबलनेस ऑफ रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी ईसाइयत की तर्क संगतता, तो ये 1695 में आती है। ईसाइयत की तर्क संगतता ऑन द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1655। जॉन लॉक तो गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय और संसद के मत विवाद जेम्स द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी और प्रिंस ऑफ ऑरेंज व मैरी आइलैंड को गद्दी सौंप दी गई। इन्होंने 1689 में बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर किए। जहां कुछ विचारक लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक मानते हैं, वहीं अमेरिकी विचारक रिचर्ड एस क्राफ्ट लॉक को इस क्रांति का समर्थक नहीं मानते। तो बिल ऑफ राइट कब आया था या बिल ऑफ राइट में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 1689 में हुए थे। 1689। लॉक खुदारवाद का पिता है, तो लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म। कैसे? लॉक व्यक्तिवादियों का शिरोमणि है। प्रोफेसर वाहन ऐसा बोलते हैं, प्रोफेसर वाहन। लॉक व्यक्तिवादियों का शिरोमणि। सीबी मैकफर्सन ने अपनी कृति द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का राजनीतिक सिद्धांत हॉब्स से लॉक तक 1962 में लिखा। लॉक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मुख्य स्रोत था। लॉक द्वारा व्यक्तिवाद स्वतंत्रता, सहमति पर आधारित सरकार, न्यूनतम राज्य, संवैधानिक सरकार, कानून का शासन, बहुमत का सिद्धांत, सत्ता का पृथक्करण, बहुलवाद, सहिष्णुता, संपत्ति का अधिकार व प्रतिनिधि राज और प्रतिनिधि जनतंत्र जैसे विचारों का प्रतिपादन किया गया। इसलिए इसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। उदारवादी लॉक को अक्सर अमेरिका का राजनीतिक राजा कहा जाता है। अमेरिका को लॉकवादी व्यक्तिवाद का देश कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 में। लगा बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा। भावना और तो हॉब्स परिवार को भी राज्य के समान कृत्रिम संस्था मानते हैं, यानी आर्टिफिशियल एंटिटी मानते हैं। फिर भी वे पितृसत्तात्मकता की ओर झुके हुए हैं, यानी पैट्रियार्की की ओर झुके हुए हैं। जबकि लॉक स्त्री को ज़्यादा अधिकार व समानता का दर्जा देते हैं। बटलर लिखते हैं कि स्त्रियों की ओर हमदर्दी रखने के कारण उन्हें आरंभिक स्त्रीवादी कहा गया, जो पितृसत्ता का दुश्मन, पूंजीवादी दर्शन का प्रणेता। अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म का पिता, तो अनुभववाद बुद्धिवाद का उल्टा है। अनुभववाद के अनुसार मानव का समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो उसके पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया है। जबकि बुद्धिवाद ज्ञान को पहले से बुद्धि में मौजूद मानता है, अर्थात ज्ञान प्रगानुभाविक है। लॉक के अनुसार जन्म के समय मानव मस्तिष्क सर्वथा तत्वहीन होता है। जो कुछ भी तत्व उसमें पाए जाते हैं उन्हें वह अनुभव द्वारा प्राप्त करता है, जिसके दो माध्यम हैं, एक इंद्रियक अनुभव और दूसरा विचार शक्ति। लॉक का प्रसिद्ध कथन है कोरी स्लेट टेबुला रासा, मैन इज अ टेबुला रासा या माइंड इज अ टेबुला रासा, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होती है, फिर ज्ञान टोपी अक्षर इस पर अनुभवों से लिखे जाते हैं। सीमित सरकार और सीमित संप्रभुता का प्रणेता। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक, तो अधिकार राज्य पूर्व है, अधिकार राज्य या विधि की देन नहीं। वैधानिक अधिकारों का उल्टा है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। लॉक के अनुसार कोई भी स्वभाव से या परमात्मा द्वारा किसी और के अधीन नहीं है। सभी मानव समान पैदा होते हैं, प्रत्येक स्वयं का संप्रभु शासक। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति तीन प्राकृतिक अधिकार है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता को सार्वभौमिक अधिकार यूनिवर्सल राइट बताया है। मुख्य अधिकार संपत्ति का है, बाकी दोनों उस पर निर्भर है। तो मेन अधिकार जो है, तो मेन अधिकार है वो प्रॉपर्टी का है। तो लॉक प्रॉपर्टी को तीनों राइट में यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी में सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को मानता है। इस प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का कटुआलोचक बेंथम था, जो इन्हें अलंकृत या कोरी बकवास
कहता है, क्योंकि राज्य व सरकार से पूर्व अधिकार काल्पनिक बकवास है। तो ये नॉनसेंस है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट है, ये फेलिसीज हैं, एनार्किकल फेलिसीज हैं, ऐसा बेंथम का मानना है। आगे चल के हम लोग बेंथम के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे और बेंथम क्या क्या बोलते हैं। संपत्ति का श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसे स्वामित्व का श्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर कोई भी व्यक्ति अपने श्रम द्वारा मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति ने अपने श्रम व योग्यता से जो संपत्तियां बनाई हैं उस पर उसका पूरा अधिकार, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन करता है कौन? लॉक। निजी संपत्ति से लॉक का तात्पर्य भूमि से है। यह तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति भगवान द्वारा प्रदान की गई चीज़ों के साथ अपने श्रम को मिलाता है। निजी संपत्ति हासिल करने का यह अधिकार अप्रतिबंधित है, अर्थात अबाध है। इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई किसी और के अधिकार का उल्लंघन ना करे, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करे तथा संपत्ति को खराब ना करे। तो लॉक के संपत्ति का श्रम सिद्धांत से प्रभावित कौन कौन से हैं? क्लासिकी अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो का मूल्य का श्रम सिद्धांत और वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पर लॉक मनुष्य को संपत्ति का असीमित अधिकार नहीं देता, अनलिमिटेड राइट्स नहीं देता है। कौन? लॉक। वह उस पर 3 महत्वपूर्ण सीमाएं लगाता है। श्रम सीमा, यानी जितना श्रम उतनी संपत्ति, तो लेबर की लिमिट होगी, जितना आप श्रम करेंगे उतनी ही आपको संपत्ति दी जाएगी। दूसरा, पर्याप्तता का सीमा, यानी जितनी आवश्यकता हो उतनी रखो, बाकी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ दो, दूसरों को भी संपत्ति कमाने का उतना ही मौका मिले, आप अनियंत्रित संपत्ति को ना कमा लें जिससे कि दूसरों को संपत्ति रखने में कठिनाई हो। फिर विनाश सीमा, यानी स्पॉइलेज का, तो जितने का सदुपयोग हो उतनी ही रखा जाए। तो अगर आपकी क्षमता है कि आप 100 किलो केला खा सकते हैं या 100 किलो अनाज रख सकते हैं तो उतना ही रखें, बाकी ना रखें। ईश्वर ने कोई वस्तु बिगाड़ने या नष्ट करने के लिए नहीं बनाई। आलोचकों के अनुसार मुद्रा के आविष्कार के बाद ये सीमाएं व्यर्थ हो गई हैं, विशेषकर विनाश वाली सीमा, क्योंकि मुद्रा नॉन स्पॉइल होती है। हाँ, तो जो फिजिकल करेंसी होती है, फिएट करेंसी होती है, उसे तो नॉन स्पॉइल होती है, उसको स्पॉइल नहीं किया जा सकता है। तो ये जो विनाश की स्पॉइलेज की काइंड ऑफ लिमिट है, ये तो अतार्किक हो जाती है इस समय में जब से फिएट करेंसी का निर्माण हुआ है। हालांकि स्पॉइलेज तो अगर फॉर एग्जांपल अगर नोटबंदी हो गई तब तो स्पॉइलेज हो ही जाएगा, वो अलग बात है। इसलिए मैकफर्सन कहता है कि लॉक स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी यानी पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है। बुर्जुआ तानाशाह का प्रवक्ता यानी एडवोकेट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ बुर्जुआ, वह पूंजीवादी भावना यानी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रतिनिधि है। लॉक मध्ययुगीन संबंधवादी विचारों से तो हटता है, पर यह हॉब्स द्वारा स्वीकृत बुर्जुआ विचारों को स्वीकृति देता। सी बी मैकफर्सन ऐसा कहते हैं। पर मैकफर्सन को जॉर्डन, पीटर लासलेट, जेम्स टूली व चार्ल्स वुड जैसे विचारक गलत बताते हैं। चार्ल्स वुड के अनुसार मैकफर्सन इतिहास को विकृत कर रहे हैं। लॉक के 2 अधिकार हैं, जीवन व स्वतंत्रता से निकले उदारवादी विचार। पहला है सीमित संप्रभुता या सरकार, तो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबसे पहले तो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा संवैधानिक शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। फिर सहमति का साधन यानी रूल ऑफ कंसेंट, तो रूल बाय कंसेंट या रूल ऑफ कंसेंट। लॉक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता को सार्वभौमिक अधिकार यूनिवर्सल राइट मानता है, स्वतंत्रता को यूनिवर्सल राइट मानता है। संपत्ति के अधिकार से निकले उदारवादी विचार, तो नकारात्मक उदारवाद यानी निगेटिव लिबरलिज्म, हस्तक्षेपकारी राज्य यानी लेसेस फेयर स्टेट, रात्र प्रहरी राज्य यानी नाइट वॉचमैन स्टेट या पुलिस स्टेट, यह लोक कल्याणकारी राज्य का उल्टा होता है। जहां हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, वहीं लॉक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है, जो कि आज भी ब्रिटेन में कायम है। संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां राज सत्ता जन अधिकारों के द्वारा सीमित हो। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से निकले हैं। तो लॉक के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से निकले हैं अमेरिकी संविधान के अधिकार। व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख प्राप्ति का अधिकार है।
लाक को सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस का दार्शनिक कहा जाता है। थॉमस पेन यूएसए के थे, ने भी लाक की तरह प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। थॉमस पेन की फेमस बुक कौन सी है? पहली है कॉमन सेंस, दूसरा राइट्स ऑफ मैन। कॉमन सेंस एंड राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन। शब्दों का प्रयोग। राज्य, सिविल सोसाइटी। लाक राज्य को सिविल सोसाइटी कहता है या समझौते का परिणाम है। सरकार इज इक्वल टू ट्रस्ट, यानी विश्वास पर आधारित न्यास, सरकार को ट्रस्ट कहता है। गवर्नमेंट इज इक्वल टू ट्रस्ट। क्रांति, अपील टू हेवन, यानी स्वर्ग से अपील, यानी विरोध का अधिकार। इसलिए लाक ने क्रांतियों का दार्शनिक, लाक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है। बिकॉज रक्तहीन क्रांति का समर्थक है तो इसे क्रांतियों का दार्शनिक, फिलासफर ऑफ रिवोल्यूशंस कहा जाता है। क्रांति या विरोध बहुसंख्यों द्वारा ही होगा। संप्रभुता, ऑल सुप्रीम पावर, सर्वोच्च सत्ता। हालांकि ये लिमिटेड सॉवरेनिटी होगी। लिमिटेड सॉवरेनिटी इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट होगी वो लिमिटेड होगी, वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। आर्बिट्रेरली वो डिसीजन नहीं लेगी। उसके जो डिसीजन होंगे वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होंगे, कंसेंट ऑफ द पीपल पर बेस्ड होंगे। और इन केस अगर जो सरकार है वो पीपल के ट्रस्ट को ब्रीच करती है तो पीपल के पास राइट होगा, राइट टू रिवोल्ट होगा। और ये रिवोल्ट काइंड ऑफ वायलेंट वाला रिवोल्ट नहीं होगा। इसमें और जो लाक है वो लोगों को अधिकार देता है कि वो आने वाले समय में हर 5 साल बाद वो सरकार को बदल सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ पीसफुल ट्रांजिशन होगा फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। सामाजिक समझौते के तर्क प्रणाली। मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। सकारात्मक चित्रण मानव शालीन, व्यवस्था प्रिय, मेल जोल वाला व विवेकशील होता है। हॉब्स की भांति लाक भी मानव की समानता में विश्वास करता है, परंतु दोनों की समानता की धारणा भिन्न है। जहाँ हॉब्स की धारणा है कि शारीरिक शक्ति की निर्बलता बौद्धिक शक्ति यानी छल कपट षड्यंत्र आदि द्वारा पूरी की जाती है, अतः व्यक्ति समान है, वहीं लाक लिखता है कि मानव होने के नाते नैतिक दृष्टि से परस्पर समान है। तो बीइंग ह्यूमन, मोरली एवरी ह्यूमन इज इक्वल, और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। दे हैव इक्वल राइट्स। प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और विवेक बुद्धि के प्रकाश को लॉक दैवीय प्रकृति का स्फोट लिंग कहकर पुकारता है। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, पारस्परिक संयोग और शांति की अवस्था है, म्यूचुअल कॉपरेशन और पीस का है। तो म्यूचुअल कॉपरेशन और पीस की स्टेट है, स्टेट ऑफ नेचर इन लॉक। जबकि हाउस में हमने क्या देखा था कि हाउस में इट वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है पर पूर्व सामाजिक नहीं, जबकि हाउस प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों मानता है। लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में शासन प्राकृतिक विधि द्वारा होता था, यानी नेचुरल लॉज के द्वारा शासन होता था इन द स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधियाँ होती थी। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वर नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज। पर एक कमी थी। क्या कमी थी? कानूनों की व्याख्या करने वाली, लागू करने वाली तथा न्याय निर्णय वाली कोई संस्था नहीं थी। तो कोई लेजिस्लेटर नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं थी और कोई एजुकेटरी बॉडी नहीं थी। अतः कई बार कुटिल लोग व्यवस्था भंग करते थे। अतः सामाजिक समझौता जरूरी है। तो लॉक का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने भाई का कत्ल किया है तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने अपने भाई का कत्ल किया है। तो नो बडी विल एक्सेप्ट दैट आई हैव किल्ड माई ब्रदर। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर एवरीबडी वाज जज इन हिज ऑन केस। तो कोई नेचुरल लॉ क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपने केस में तो जज नहीं हो सकता ना। अगर कोई व्यक्ति को उसके ही केस में जज बना दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने खिलाफ तो फैसला लेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति थी स्टेट ऑफ नेचर में कि कोई व्यक्ति कानूनों को ना तो व्याख्या करने वाले थे, ना तो कोई लेजिस्लेटर थी, ना कोई एग्जीक्यूटिव थी और ना ही कोई एजुकेटरी पार्टी थी, जुडिशरी भी नहीं थी। तो इस कारण इनकन्वीनियंस पैदा होती थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग प्रकृति से बुरे होते हैं तो वो व्यवस्था को डिरेल कर देते थे। इस कारण सामाजिक समझौते की जरूरत होती है। प्राकृतिक अवस्था साधारणतः शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और अच्छा यानी पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट एंड प्रिजर्वेशन की अवस्था होती है। प्राकृतिक अवस्था ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य राजनीति या नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की स्थापना से पहले रहते थे। इस अवस्था में सकारात्मक कानूनों और राजनीतिक सत्ता का अभाव होता है। मनुष्य प्राकृतिक कानूनों से शासित होते हैं। इस अवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान होते हैं। प्रकृति का कानून मनुष्यों को सही या गलत के बारे में बताता है। मनुष्य तार्किक व विवेकी होते हैं। तो ह्यूमन इज रेशनल एंड हैव कॉमन सेंस, हैव नॉलेज।
दे आर रेशनल, अतः वो प्राकृतिक कानूनों का पता लगा सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था संपूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट लिबर्टी। यहाँ हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र होता है। यहाँ समानता भी होती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे से ज़्यादा अधिकार नहीं मिले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि वह प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा दे पाए। तो एवरीबॉडी वाज एक्टिंग एज अ जुडिशरी एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी था। एग्जीक्यूटिव, हर व्यक्ति एग्जीक्यूटिव था, हर व्यक्ति लेजिस्लेटर था, है ना, लेजिस्लेटर की तरह एक्ट करता था, एजुकेटिव बॉडी की तरह एक्ट करता था। पर प्राकृतिक अवस्था की कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने के लिए कोई सार्वजनिक न्यायाधीश नहीं होता है। तो थिएटर ऑफ नेचर में फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल केस आ गया कि एक व्यक्ति ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। अब जिस व्यक्ति ने अपने भाई का कत्ल किया है वो तो अपने खिलाफ गवाही देने से रहा। ऐसी स्थिति में कोई न्यूट्रल पार्टी हो जो कि एडवोकेट करे, तो सार्वजनिक न्यायाधीश नहीं होता था। इसी कारण लोग नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। संपत्ति वितरण की असमानताओं में वृद्धि के साथ साथ विवाद भी उत्पन्न होंगे, पर प्राकृतिक अवस्था में ऐसे विवादों को हल करने का कोई व्यवस्थित तरीका और निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं होता। अतः सामाजिक समझौते द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्राकृतिक अवस्था की स्थिति से निपटने हेतु विवेकशील मनुष्य दो समझौते करते हैं। देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट इन लॉक। लॉक दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जबकि हॉब्स एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सारी शक्तियाँ गवर्नमेंट को दे देते हैं और एक स्टेट एक लेवियाथन क्रिएट करते हैं। जबकि लॉक दो प्रकार के समझौतों की बात करता है, दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। प्रथम सामाजिक समझौता, तो इससे नागरिक यानी सिविल सोसाइटी यानी राज्य बनता है, यह नागरिकों के मध्य होता है। तो आपस में पहले पीपल, है ना, जो लोग होंगे आपस में समझौता करेंगे, इसके माध्यम से वो एक सिविल सोसाइटी राज्य की स्थापना करेंगे। दूसरा समझौता, अब राज्य क्रिएट हो गया, सिविल सोसाइटी क्रिएट होगी, अब नागरिक जो रहेंगे और राज्य के मध्य होता है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना होती है। तो अब ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना हो गई। तो पहले लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य की स्थापना की, स्टेट की स्थापना की, लेकिन ये पहला समझौता हुआ। लेकिन दूसरे समझौते में लोगों ने राज्य के साथ समझौता किया। तो पहले लोगों ने आपस में समझौता किया, फिर लोगों ने राज्य के साथ समझौता किया। राज्य के साथ जब समझौता हुआ तो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट माने गवर्नमेंट। इस प्रकार राज्य और सरकार में भेद स्थापित करता है लॉ। सामाजिक समझौते के 3 चरण हो गए। कौन कौन से? प्रथम, अनुबंधकर्ताओं द्वारा समुदाय की स्थापना की जाएगी। दूसरा, सरकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। पहले तो कम्युनिटी बनेगी, फिर जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थापना होगी, और तीसरा, कर लगाने वाले प्राधिकरण की स्थापना होगी। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू अथॉरिटी होगी, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, काइंड ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार उन लोगों की सहमति के बिना उनकी संपत्ति को जब्त या पुनर्वितरित नहीं कर सकती जिनकी यह संपत्ति है। संपत्ति वितरण की असमानताओं के कारण समाज में जो झगड़े होते हैं उनसे संपत्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतः वह प्राकृतिक अधिकारों, विशेषकर संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। लॉ का महत्वपूर्ण कथन है कि संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्य को यह प्रेरणा देता है वे सामाजिक समझौता करें तथा प्राकृतिक अवस्था का त्याग करके नागरिक समाज की स्थापना। समझौते के बाद भी प्राकृतिक अधिकार नागरिकों के पास बने रहते हैं। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का अधिकार, आपको क्षमता का अधिकार, और राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड और जीवन का अधिकार। सरकार का ट्रस्ट की तरह केवल कर्तव्य है इन अधिकारों की रक्षा करना। तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना जो गवर्नमेंट होगी वो ट्रस्ट की तरह इनकी रक्षा करेगी। गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट एंड पीपल आर ट्रस्टी। नागरिक ट्रस्ट को केवल 3 प्राकृतिक अधिकार सौंपते हैं। कानून की व्याख्या यानी काइंड ऑफ लेजिस्लेशन की पावर, दूसरा कानून का क्रियान्वयन इन एजुकेशन की पावर, और उल्लंघनकारी को दंड तथा वे अधिकार लेवियाथन की तरह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय को सौंपे जाते हैं। तो जो एजुकेटरी बॉडी होगी, जो जुडिशरी होगी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। सरकार का निर्माण होने के बाद भी समुदाय निश्चित होकर सो नहीं जाता बल्कि उसकी निगरानी करता है। समुदाय ऐसा गृहस्वामी है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर वह स्वयं जाग कर यह देखता रहता है कि कहीं वह पहरेदार सो तो नहीं गया। लाख ऐसा कहता है, समुदाय ऐसा गृहस्वामी है
समुदाय माने सिविल सोसाइटी ऐसा गृहस्वामी है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है। पहरेदार मतलब गवर्नमेंट रखता है, हम तो सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट रखती है। और फिर जो सिविल सोसाइटी है वह जाग जाग कर यह देखती रहती है कि कहीं उसकी सरकार, कहीं उसकी गवर्नमेंट, कहीं उसका ट्रस्ट या कहीं उसका पहरेदार सो तो नहीं गया है। ये बात है। तब आगे लाक के अनुसार क्रांति या समझौता भंग से वापस प्राकृतिक अवस्था नहीं आएगी। तो अगर इन केस सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, वायलेट हो जाता है, फिर भी आप स्टेट ऑफ नेचर में नहीं पहुंचेंगे। जबकि हॉब्स क्या कहता है कि जबकि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी, क्योंकि राज्य व सरकार का निर्माण समझौते से हुआ है तथा समझौता एक है। लेकिन लॉक क्या कहता है, लॉक के अनुसार क्रांतीय समझौता भंग होने के बावजूद प्राकृतिक अवस्था नहीं आएगी, बल्कि सरकार बदलेगी। तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, ना कि आप सीधे प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। राज्य बना रहेगा, राज्य एंड सिविल सोसाइटी बनी रहेगी। सिविल सोसाइटी लोगों ने आपस में समझौता किया है, तो फिर लोगों ने राज्य के साथ समझौता किया, गवर्नमेंट का निर्माण किया, तो लाख फिर से जो लोग हैं फिर से राज्य के साथ समझौता करके फिर से दूसरी गवर्नमेंट चुन लेंगे, उसमें कौन सी नहीं बड़ी बात। तो इस प्रकार पूरा संसार आरंभ में अमेरिका था, लाख में फ्लावर समझौता, लाख में फ्लावर समझौता जो अमेरिका में हुआ था, इसको थोड़ा सा देखिएगा क्या था। में फ्लावर समझौता यहाँ है, तो में फ्लावर समझौता 1620 में हुआ था। यह समझौता में फ्लावर जहाज पर उन प्यूरिटन्स ने किया था जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इसमें फ्लावर दस्तावेज द्वारा संसार में प्रथम बार लिखित व संवैधानिक सरकार का ढांचा प्रकट हुआ, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका बना। इस प्रकार लाक का सामाजिक समझौता दार्शनिक होने के साथ ऐतिहासिक भी है, जबकि हॉब्स केवल दार्शनिक। तो लाक है वो एक काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इंसिडेंस हुआ है। में फ्लावर का समझौता, में फ्लावर कॉम्पैक्ट, उसका भी रेफरेंस देता है। तो इस प्रकार जो हॉब्स की जो काइंड ऑफ समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो फिलोसॉफिकल भी है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल भी। लेकिन जो हॉब्स है वो केवल फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। क्यों? क्योंकि हॉब्स शुरू में ही बता देता है कि इस प्रकार की कोई संभावना या इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है, ये तो केवल मैंने चीज़ों को समझाने के लिए ऐसा किया, ऐसे चीज़ों को माना। राल्स ने लाक के अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत का अनुसरण कर न्याय का अपना प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, जिसमें आवश्यकता व योग्यता दोनों आधारों पर वितरण का समर्थन किया। रॉबर्ट नाजिक ने भी इसी अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप सरकार को एक ट्रस्ट माना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना। नाजिक ने केवल योग्यता आधारित वितरण को ही सही माना है। तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करता है कौन? नाजिक, बाद में पढ़ेंगे। तो ये केवल जो इंटाइटलमेंट है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, उसके आधार पर वितरण होगा और कोई आधार नहीं होगा। फिर सरकार के अंग, तो लाक सरकार के 3 अंग बताता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर का समर्थन करता है। लॉक विधायिका यानी लेजिस्लेटर होगी, कार्यकारी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव होगी, और दूसरा थर्ड है संघीय शक्ति, फेडरल पावर। लेजिस्लेटर यह सबसे सर्वोच्च संस्था होगी, यह जनता द्वारा स्थापित न्यास ट्रस्ट है। कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर, तो कार्यपालिका अर्थात राजा विधानमंडल के अधीन है। तो इस इवन जो प्रिंस है और जो किंग है वो भी लेजिस्लेटर के अधीन है। लाक न्यायपालिका को कार्यपालिका का ही अंग मानता है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका का ही अंग है। फिर संघीय शक्ति यानी फेडरल गवर्नमेंट, इसका संबंध आज के विदेश विभाग से। सरकार, शासन व सरकार का कार्य, तो लाक के अनुसार सरकार के ये 3 अंग एक दूसरे से अलग अलग कार्य करते हैं तथा इन्हें शासित करने वाले व्यक्तियों में कार्य के अनुरूप गुण या शक्तियाँ होनी चाहिए। कार्यपालिका का सत्य निरंतर चलता रहना चाहिए, जबकि विधायिका के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं, इसलिए इसका पृथक्करण आवश्यक है। लाक के अनुसार न्यायिक कार्य विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों से भिन्न है, इसलिए कम से कम विधायिका से तो इसको अलग रखना चाहिए। लेकिन लाक न्यायिक व कार्यपालिका के कार्यों एक ही अंग के कार्य मानता है। तो न्यायिक और कार्यपालिका के कार्यों को लाक एक ही अंग का 2 अलग अलग फंक्शन के रूप में उसको चिन्हित करता है, उसको बताता है, वो दोनों को अलग अलग नहीं मानता। तो ब्रिटेन में भी काइंड ऑफ सेपरेशन उतना ब्रिटेन में उतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं है चीज़ों का। भारत में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर सेम हो जाती है, तो इस केस में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेम करने की बात करता है। चलिए, व्यवस्थापिका, तो सरकार का सर्वोच्च अंग होना चाहिए, क्योंकि यह बहुमत का प्रतिनिधि
और उनके प्राकृतिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक है, जिनकी सुरक्षा हेतु समझौता किया गया था। लाक ने व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में पृथकता मानते हुए भी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीनस्थ बताया है। लाक के संप्रभुता संबंधित विचार। लाक संप्रभुता सुपर पावर दो प्रकार की मानता है, एक निद्रित संप्रभुता यानी स्लीपिंग यानी समुदाय के पास होगी, और दूसरा जागृत संप्रभुता जो राजा के पास। मार्कर ने बताया है कि लाक ने राजनीति सिद्धांत में कम से कम 4 संप्रभु, तो लाक के राजनीतिक सिद्धांत में कम से कम 4 संप्रभु हैं। पहला लोगों का समुदाय, तो सिविल सोसाइटी, फिर समुदाय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की संस्था, तो फिर वो ट्रस्ट होगा जो गवर्नमेंट को पीपल ने राज्य के साथ समझौता करके बनाया है, विधायिका, लेजिस्लेटर और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में वो जुडिशरी को भी इंक्लूड करता है, ये भी याद रखिए। सहमति व विरोध, तो लाक समझौते के द्वारा जिस राज्य सरकार का गठन करवाता है वह जन सहमति पर आधारित है ना, कंसेंट ऑफ द पीपल पर आधारित है। लाक ने 2 प्रकार की कंसेंट बताई है। एक तो डायरेक्ट कंसेंट होती है, प्रत्यक्ष सहमति होती है, यह कॉमनवेल्थ के निर्माण के समय दी गई सीधी सहमति। तो जब कॉमनवेल्थ मतलब वही स्टेट, जब निर्माण हो रहा था स्टेट, उस समय आपने जो कंसेंट दी, एक तो वो डायरेक्ट कंसेंट हो गई, लोग वयस्क होने पर राज्य के कॉमनवेल्थ के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, है ना। तो डायरेक्ट कंसेंट यही है कि आपने उसी समय जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय आपने अपनी चीज़ों को दे दी। दूसरा है इनडायरेक्ट कंसेंट, तो जिस व्यक्ति के पास किसी राज्य में संपत्ति, पदाधिकार या उसके कानून के प्रति वफादारी हो तो वह अप्रत्यक्ष सहमति है, इसमें शपथ या घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप राज्य की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, राज्य की संपत्ति का इन द सेंस कि आप ना प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, है ना, आप किसी पद पर हैं, सरकारी पद पर हैं, या ना कानूनों के प्रति आप वफादार हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्ट रूप से, है ना, आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रैफिक कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने टैसिट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आपने सरकार को काइंड ऑफ कंसेंट दिया हुआ है कि हाँ, हम आपकी सत्ता को मानते हैं। अगर सरकार, जिसे लॉ ट्रस्ट कहता है, समझौते का पालन नहीं करती है तो उसे सुधारा, बदला या भंग किया जा सकता है। शर्त सिर्फ बहुमत के आधार पर, ना कि अल्पमत से। तो शर्त क्या है कि सिर्फ बहुमत के आधार पर बदला जा सकता है, मेजोरिटी में 272 मेजोरिटी चाहिए तभी बदलेगी सरकार, उसके अलावा नहीं बदली जाएगी। लाक ने ऐसे 5 अवसर बताए हैं जिन आधारों पर सरकार बदली जा सकती है। तो कौन कौन से 5 इंस्टांसेस हैं जब सरकार को लाक के अनुसार बदला जा सकता है? जब सरकार कानून की जगह अपनी मनमानी स्थापित करे, तो जब आर्बिट्रेरी रूल स्टार्ट हो जाएगा, एक तो पहली कंडीशन ये है। दूसरा, जब सरकार विधानमंडल की बैठकों या कार्यों में बाधा पहुंचाए। तीसरा, जब सरकार बिना जन सहमति के चुनाव की पद्धति व परिणाम बदले। चौथा, जनता को विदेशी सत्ता के अधीन धकेल दे। और 5वां, जब सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता कानून का उल्लंघन करे, सर्वोच्च कार्यकारी संस्था या सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता कानून का उल्लंघन करे। लॉक के धर्म संबंधी विचार। लॉक के अनुसार धर्म व्यक्तिगत मामला है, तो ये आपका पर्सनल इशू है ना, धर्म या आत्मा के क्षेत्राधिकार में है, तो इसका जुरिडिक्शन आपके इनर कंसर्न्स पर। राज्य को इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वह सामाजिक अव्यवस्था पैदा ना करे। लॉक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। लॉक के अनुसार शक्ति हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। उनके यह विचार आधुनिक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा से सामने रखते हैं। निष्कर्ष, लासलेट के अनुसार लॉक न तो व्हिग परंपरा का प्रवक्ता था और न ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक। तो व्हिग लोग यही थे जो वो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी का समर्थन कर रहे थे। और टोरी लोग कौन थे? टोरी लोग जो राजतंत्र यानी मोनार्की का समर्थन कर रहे थे। तो लासलेट क्या कहता है कि लॉक ना तो व्हिग परंपरा का प्रवक्ता था, ना ही हमने पहले उसमें पढ़ा है ना कि जो लॉक है वो व्हिग का सदस्य था। तो इस मतलब संदर्भ में लासलेट कह रहा है कि लॉक ना तो व्हिग परंपरा का प्रवक्ता था और ना ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक। सीबी मैकफर्सन लॉक बुर्जुआ या पूंजीपति समाज का प्रवक्ता या सिद्धांतकार था। सीबी मैकफर्सन लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी, पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट तथा उसके उदार संविधानवाद को पूंजीवादी विनियोग व बुर्जुआ की तानाशाही के रूप में निरूपित करते हैं। चार्ल्स वुड ने लॉक को कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता कहा। फिर रिचर्ड एस क्राफ्ट लॉक के क्रांति समर्थक होने के कारण कहता है, क्रांतिकारी के रूप में लॉक का आकलन वामपंथ यानी लेफ्ट तथा दक्षिण पंथ राइट्स दोनों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि वामपंथ उसे बुर्जुआ समर्थक, दक्षिण पंथी उसे अमूलवादी रेडिकल कहते हैं। विचारक लॉक की आलोचना में कहते हैं कि उसके राजनीतिक सिद्धांतों
के प्रच्छन्न अर्थ यानी हिडन मीनिंग है, वह कहता कुछ है जबकि वास्तविकता कुछ और है। ब्रिटेन दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने लॉक के योगदान के बारे में कहा है कि लॉक के उत्तराधिकारी प्रथम बर्कले व ह्यूम हैं, द्वितीय वे फ्रेंच फिलासफर जो रूसो के स्कूल में नहीं है, और वे फ्रेंच फिलासफर जो रूसो के स्कूल के नहीं हैं, और थर्ड बेंथम व दार्शनिक अमूलवादी। फिर चतुर्थ प्रमुख यूरोपीय भूखंड का दर्शन कार्ल मार्क्स और उसके शिष्य। स्वार्थमूलक व्यक्तिवाद यानी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि संपत्ति, लाभ, पद, सम्मान आदि का समाज में बंटवारा योग्यता व क्षमता के आधार पर होना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी योग्यता, वो अपना उतना संपत्ति, लाभ, पद और सम्मान ले जाए। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने शरीर में बुद्धि और अपनी क्षमता का स्वयं मालिक होता है और वह इसके लिए समाज का ऋणी नहीं है। इस प्रकार जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है वो आवश्यकता आधारित समाजवाद की बजाय योग्यता आधारित उदारवाद का समर्थक। तो इंटाइटलमेंट बेस्ड लिबरलिज्म की ये बात करते हैं। सीबी मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव ने अपनी पुस्तक स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू लॉक जो कि 1962 में आती है, में हॉब्स व लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी व पूंजीवाद के समर्थक कहते हैं। लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। तो बाल्टियर क्या बोलते हैं कि शायद ही लॉक से अधिक संत समान, अधिक व्यवस्थित, असाधारण व्यक्ति, अधिक सटीक तर्कवादी कोई विचारक हुआ हो जितना कि जॉन लॉक है। सिविली पुनर्जागरण युग में जिस ज्ञान शास्त्र की तलाश है वह लॉक में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। अतः हॉब्स प्राकृतिक वैज्ञानिक, नेचुरल साइंटिस्ट प्रोफेसर वाहन व डनिंग, लॉक ने दोहरे समझौते का प्रतिपादन नहीं किया है। वाहन क्या बोलता है कि लॉक का संप्रभुता से संबंध कोई सिद्धांत है ही नहीं, नागरिक सरकार का वास्तविक शासक व्यक्ति। सीबी मैकफर्सन लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों में वेतन दास्ता पाई जाती। मैक्सी लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया। सिवाइन लॉक के प्रभाव की चरम परिणति 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस में होने वाली क्रांतियों के रूप में हुई है। सिवाइन लॉक के क्रांति के अधिकार के बारे में आग्रह के बावजूद वह क्रांतिकारी नहीं था। प्लेमनार्ज क्या बोलते हैं, लॉक हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम है। लॉक ने राज्य को एक विशाल अर्थभार वाली कंपनी माना। लॉक के प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रश्न है। कार्ल रोजर्स तो लॉक का चिंतन 18वीं सदी के लिए एक पराभौतिकी व शिक्षा, धर्मशास्त्र, नैतिकता व राजनीति के लिए ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था जो व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, पूंजीवाद की लहर से मेल खा रहा था। एवेंस्टेन श्रम को संपत्ति तथा मूल्य का स्रोत बनाकर लॉक ने नए राजनीतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा में नए वर्ग द्वारा सत्ता ग्रहण की व्याख्या की। पेरी व वाहन ने लॉक को व्यक्तिवाद का प्रचारक बताया है। सेल्डन बोलिन ने लॉक को सामाजिक पहलू में राजनीतिक पहलू को गौण बनाने का दार्शनिक बताया है। बटलर उन्हें स्त्रियों के समान अधिकारों का आधार तैयार करने वाले पितृसत्ता का दुश्मन के रूप में बताते हैं। बर्ट्रैंड रसल लॉक के उत्तराधिकारी प्रथम बार्कले और ह्यूम हैं, द्वितीय फ्रेंच फिलासफर जो रूसो के स्कूल के नहीं हैं, तृतीय बेंथम और दार्शनिक मूलवादी, चतुर्थ प्रमुख यूरोपीय भूखंड का दर्शन कार्ल मार्क्स और उनके शिष्य। लॉकियन शर्त, लॉकियन प्रोविजन क्या, लॉकियन प्रोविजो क्या? तो लॉकियन शर्त या परंतुक, लॉकियन परंतुक का संबंध लॉक के संपत्ति के श्रम सिद्धांत से है। संपत्ति का श्रम सिद्धांत व संपत्ति का अधिकार लॉक ने अपनी पुस्तक सेकंड ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में वर्णित किए। याद रखिएगा, संपत्ति का सिद्धांत लॉक की सेकंड पुस्तक में, इसका नाम क्या है, सेकंड ट्रीटाइसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों नेशनल रिसोर्सेज पर अपने श्रम व मेहनत द्वारा निजी स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, ठीक है, पर यह स्वामित्व अबाध नहीं है, एक शर्त के अधीन है, और लॉक की शर्त है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। लॉकियन प्रोविजो शब्दावली इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक यानी लिबर्टेरियन थिंकर रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया
जो कि 1974 में आती है, में गढ़ी है। नाजिक ने संपत्ति के शुरुआती अधिग्रहण को निष्पक्ष दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया था। नाजिक के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता व परिश्रम से कितनी भी निजी संपत्ति बना सकता है, पर लॉगियन शर्त है कि इससे बाकी लोगों की स्थिति पहले से खराब ना हो जाए। तो अगर गांव में एक ही तालाब है जहां से पूरा गांव पानी मुफ्त ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस तालाब पर निजी स्वामित्व स्थापित कर पानी को बेच रहा है, तो ऐसे अधिग्रहण को इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे बाकी लोगों की स्थिति पहले से खराब हो रही है। पर कोई रसायन वैज्ञानिक कोरोना के टीके के 1 लाख रुपए मांगे तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि इससे बाकी लोगों की स्थिति में पहले से खराबी नहीं आ रही है। तो लोगों की जो स्थिति है पहले से ख़राब नहीं हो रही है। तो ये कुल मिला के जो ये लॉजिक है, ये अमेरिका जिस प्रकार वो मिडिल ईस्ट पर तेल के कुएँ थे, उनको काइंड ऑफ जो अमेरिका ने वहाँ पर स्ट्राइक की थी इराक पर, उसको सही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक ही तेल का कुआं है, एक ही रिसोर्सेज है, तो अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल जो अरेबियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने तेल पर अपना स्वामित्व इस्टेब्लिश कर लिया है, तो उसको ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं कर दे, मतलब उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जो पानी का स्रोत है या कि तेल का स्रोत है तो एक ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना का टीका बना ले ना, उसको 1 लाख में बेच रहा है, तो ऐसा वो कर सकता है। तो ये कुल मिला के कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है और थोड़ा सा गड़बड़ भी कर रहा है। चलिए यहाँ से अपना ब्लॉग समाप्त होते हैं। तो अब इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली रूसो को पढ़ेंगे, मिलते हैं रूसो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।